हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके पास मेनली सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि बच्चे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में अक्सर गलती कर बैठते हैं और अपने क्वेश्चन के मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट करा लेते हैं। लेकिन हम आपको फॉर्मूले का यूज़ करना इस तरह से सिखाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओ। देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की। देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है और इन स्टेटमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मान लो आपके पास किसी सर्कल की रेडियस दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि भाई एरिया कैलकुलेट करो। तो आप पाई आर स्क्वायर की हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर लोगे, जो कि आएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप 12 और 15 का एलसीएम निकालो, तो आप निकाल लोगे और आंसर आएगा 60। चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो या फिर किसी और मेथड से निकालो, तो ये आंसर आएगा आपका 60। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई √2 और √3 किस टाइप के नंबर है, रैशनल है या फिर इरेशनल, तो आप बता दोगे कि भाई ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है? इरेशनल। ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इनका आंसर सही तरीके से कैलकुलेट करेगा तो उनका आंसर भी यही आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आंसर फिक्स्ड है, यहाँ पर आंसर डेफिनेट है, आपका आंसर वेरी नहीं कर सकता। किसी भी सिचुएशन में आपका आंसर चेंज नहीं हो सकता अगर आप आंसर को सही तरीके से कैलकुलेट करोगे तो। अब बच्चों, जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, ज़रा इनकी तरफ देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। देखो, अगर दो टीम के बीच में मैच चल रहा है, सपोज करो कि कोई टीम ए और टीम बी है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मैच शुरू होने से पहले पूछूं कि टीम ए जीतेगी या फिर टीम बी जीतेगी, तो क्या आप बता पाओगे कि कौन सी टीम जीतेगी? तो आपका आंसर होगा नहीं। आप मैच शुरू होने से पहले नहीं बता सकते कि भाई टीम ए जीतेगी या फिर टीम बी जीतेगी, क्योंकि चांसेस या फिर पॉसिबिलिटी है कि टीम ए मैच जीत जाए या फिर टीम बी मैच जीत जाए। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई सिक्का उछालता हूं, एक टॉस करता हूं कॉइन से, तो क्या आप बता सकते हो कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चांसेस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही अगर मैं कोई डाइस को रोल करूं और आपसे पहले ही पूछूं, मतलब एडवांस में ही पूछूं और रोल करते हुए पूछूं कि भाई क्या आएगा, तो आप पहले से बता पाओगे कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा? अगेन आपका आंसर होगा नहीं। यहां पर भी आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि चांसेस है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6 कुछ भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर 1 2 3, इनके अलावा बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको आउटकम या फिर आप कह लो रिजल्ट आपको पहले से पता नहीं होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पॉसिबिलिटीज़ या फिर चांसेस के बारे में ज़रूर पता होगा कि क्या पॉसिबिलिटी है आने की, क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो देखिए, हम प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, हम इन्हीं चांसेस और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को क्या करेंगे, न्यूमेरिकली मेज़र करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, इन्हीं चांसेस और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को न्यूमेरिकली मेज़र करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, न्यूमेरिकली हम मेज़र करेंगे या फिर आप कह लो न्यूमेरिकली हम इनको कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे यानी कि हम देखेंगे कि अगर दो टीम ए और बी है, अगर उनके बीच में मैच चल रहा है, तो कितने चांसेस है
कि टीम ए मैच जीत जाए, कितने चांसेस है कि टीम बी मैच जीत जाए। अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो कितना न्यूमेरिकली चांस है कि हेड आए या फिर टेल आए, यानी कि हेड आने के कितने चांसेस है, ये आपको मैथमेटिकली बताना है, न्यूमेरिकली बताना है। और ऐसे ही टेल के बारे में, जब आप कोई डाइस रोल करते हो तो देखिए 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है 6 तक। आपको यहां पर बताना होगा कि भाई 1 आने के कितने चांसेस है, 2 आने के कितने चांसेस है, 3 आने के कितने चांसेस है। यही प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आप इनको न्यूमेरिकली मेजर करने वाले हो, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने वाले हो। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी कंडीशन हो जहां पर आप रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप रिजल्ट के बारे में, आउटकम के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन आपको पॉसिबिलिटीज पता हो, तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। बच्चों, अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की। देखिए, एक्सपेरिमेंट्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए बच्चों, जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर आपको रिजल्ट्स पहले से पता होता है। जैसे कि अगर मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल लूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास वाटर ही आएगा, ये पहले से फिक्स्ड है। इसके अलावा अगर मैं 2 + 3 कैलकुलेट करूँ तो 5 ही आएगा। इसके अलावा अभी जितनी भी हमने टाइप 1 की स्टेटमेंट्स की, वो सारी की सारी जहाँ पर हमें रिजल्ट्स पहले से पता थे, वो सारे के सारे एक तरीके से डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के ही एग्जाम्पल थे, जो कि हमने किया। जैसे कि एलसीएम मैंने आपको पूछा कि भाई 12 और 15 का क्या होगा, तो वो होगा 60, क्योंकि यहाँ पर हमें रिजल्ट पहले से पता है। मैंने पूछा कि भाई √2 √3 क्या, रैशनल इरेशनल, तो आंसर था इरेशनल। ऐसे ही जो मैंने रेडियस लिखी हुई थी कि भाई रेडियस अगर किसी सर्कल की 7 सेंटीमीटर तो एरिया क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो सारे के सारे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स थे। अब बच्चों बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की। देखिए, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट पहले से पता नहीं होता। यानी कि जो हमने टाइप 2 की जो स्टेटमेंट की थी, लाइक टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइज, या फिर 2 टीम के बीच अगर मैच चल रहा है तो वहाँ पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो सारी स्टेटमेंट्स थी जो वो सारी की सारी आपकी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की कैटेगरीज की थी। यानी कि वहाँ पर आप रिजल्ट पहले से नहीं पता लगा सकते। लेकिन फिर भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिक्का उछालूँ, कॉइन को टॉस करूँ, तो रिजल्ट वहाँ पर पहले से नहीं हम पता लगा सकते, तो इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर एक की जगह अगर मैं एक साथ 2 सिक्कों को उछालूं तो वहाँ पर भी हम पहले से नहीं पता लगा सकते कि भाई दोनों सिक्कों में हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, क्या आएगा हम पहले से नहीं पता लगा सकते। ऐसे ही अगर मैं एक डाइस को रोल करूं तो मुझे नहीं पता लग सकता कि भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसके अलावा अगर मैं एक और अच्छे एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये भी एक अच्छा खासा एक एग्जाम्पल है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। देखिए बच्चों, आगे के इस चैप्टर के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं इनकी तो हमें बात ही नहीं करनी, ठीक है, तो ये तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो बच्चों सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ही बचते हैं हमारे पास। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पर ही फोकस रखना है। और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और आप ध्यान रखो, हर बार आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सपेरिमेंट वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो समझ जाना कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को आगे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही कंसीडर करेंगे। तो बच्चों देखो, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है जितने भी मैंने लिखे हैं कुछ एग्जांपल्स, इनके कुछ ना कुछ पॉसिबल आउटकम्स तो ज़रूर होंगे। जैसे कि अगर मैं सिक्के को उछालूं तो क्या आएगा, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ यही 2 है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे अगर मैं टॉस करूं 2 कॉइन
की, तो क्या आ सकती है पॉसिबिलिटी, क्या क्या है, मतलब इसके अलावा रिजल्ट कुछ और नहीं आ सकता। हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे पर भी हेड आए, हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आए दूसरे सिक्के पर टेल आए, हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल आ जाए। तो यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। ऐसे ही अगर मैं किसी डाइस को रोल करूं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनको, ये सारे के सारे क्या हो गए, आउटकम्स। कौन से, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए पॉसिबल आउटकम्स। देखिए ये जो पॉसिबल आउटकम है, किसी एक को मैं पिक करता हूँ, टॉसिंग टू कॉइन्स को अगर मैं पिक करूँ, ठीक है। अब देखो आगे की एक डेफिनेशन है बहुत ही अच्छी, उसको समझते हुए चलना। अगर वो आपने समझ ली तो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है जहाँ पर आपको डेफिनेशन पढ़नी है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए टॉसिंग टू कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो ये पूरी की पूरी एक फैमिली है कि जिसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4, 4 मेंबर हैं। अगर मैं इसके कुछ मेंबर को अगर एक साथ लिखूं, मान लो मैं लिख देता हूं हेड हेड और हेड टेल को एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। मैं चाहूं तो कुछ मेंबर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, सिर्फ हेड हेड भी लिख सकता हूं, हो सके तो ये भी लिख सकता हूं हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। ऐसे ये जो मैंने काम किया है ना, ये यहाँ पे भी करो कि रोलिंग अ डाइज, इसमें कितने फैमिली मेंबर है आप एक तरीके से कंसिडर करो, 1 2 3 4 5 6। अब एक काम करो, जो इवन है उनको एक बार लिख दो 2 4 6, जो ऑड है उनको लिख दो 3 5 1 3 5। ये हो गया। आप एक काम करो 1 को लिख दो, 2 को लिख दो और 2 और 3 को लिख दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो थे पॉसिबल आउटकम्स, ये जितने भी थे, ये मैं इनको ना हाईलाइट कर देता हूँ, ये थे पॉसिबल आउटकम्स। अब इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स में से हमने उठा के कुछ मेंबर्स को लिख दिया, तो इनका भी तो कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होगा ना। यानी कि जो एक कलेक्शन थी पॉसिबल आउटकम्स की, उसमें से ही कुछ कलेक्शन को हमने उठा के लिख दिया। तो बच्चों जब भी हम पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ कलेक्शन को उठाकर लिखते हैं तो उसको बोला जाता है इवेंट्स। क्या बोला जाता है, इवेंट्स। तो ये तो देखो कुछ तरीके से मैंने लिखा है, हो सकता है अलग अलग तरीके से मैं लिख दूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इवेंट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर सिर्फ हेड को लिख दूँ और टेल को लिख दूँ, तो ये भी क्या होंगे, इवेंट्स। तो इवेंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये उसी की कलेक्शन होता है। तो मेरे हिसाब से इवेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर है ना, जो ये इवेंट्स है, कुछ देखो तरीके से लिखे हुए हैं कि कहीं पर तो ये देखो 3 मेंबर हमने लिख दिए, यहाँ पर भी 3 मेंबर लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर कितने 2 मेंबर लिख दिए। जब भी इवेंट्स के अंदर सिर्फ एक फैमिली मेंबर होगा, या फिर आप कह लो कि इस कलेक्शन में से कोई एक मेंबर आएगा, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन क्या होगी, इन शॉर्ट लिख देते हैं हैविंग वन आउटकम, जिसमें एक ही आउटकम होगा, वही होगा आपके पास एलिमेंट्री इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं। देखिए जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स होंगे ना, वही होगा कंपाउंड इवेंट। जैसे कि ये देखो, मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे हैविंग मोर देन वन आउटकम, जिसमें एक आउटकम से ज़्यादा होगा ना, वही होगा आपका कंपाउंड इवेंट। एक काम करते हैं, इसमें से छांट लेते हैं। देखिए 1 2 3, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। तो ये क्या होगा, कंपाउंड इवेंट। देखिए शॉर्ट में लिख देता हूँ कंपाउंड इवेंट। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, तो ये भी क्या होगा, कंपाउंड इवेंट। यहाँ पर देखो एक ही मेंबर है ना मेरे पास,
सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही मेंबर है, तो ये क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट, ई लिख देते हैं एलिमेंट्री इवेंट को। अब ये देखो सिर्फ यहाँ पर भी एक ही मेंबर है, तो ये भी होगा एलिमेंट्री इवेंट। ऐसे यहाँ पे देखो कितने मेंबर है, 2 मेंबर है ना, और बाय डेफिनेशन क्या, कंपाउंड इवेंट की एक से ज़्यादा जिसमें आउटकम होंगे, तो इसमें कितने आउटकम है, 2, तो ये क्या होगा, कंपाउंड इवेंट। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको कंपाउंड इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट में डिफरेंस पता चल गया होगा, और साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि इवेंट किसको कहते हैं। देखिए इवेंट कुछ भी नहीं है, जो पॉसिबल आउटकम है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट कंपाउंड है और कौन कौन से एलिमेंट्री है। देखिए यहाँ पर 1 2 कितने मेंबर्स है, 2 मेंबर्स है ना, तो ये क्या होगा, कंपाउंड इवेंट। यहाँ पर क्या है, एक ही मेंबर है इस फैमिली का, तो ये क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट। यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, 3, और जहाँ पर एक से ज़्यादा मेंबर्स है वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको कंपाउंड इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। अब फाइनली हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की फाइनली डेफिनेशन की। बच्चों जो अभी हमने इवेंट्स देखे वो 2 टाइप्स के देखे, एलिमेंट्री इवेंट्स और कंपाउंड इवेंट्स। देखिए कुछ और टाइप के भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। तो जैसे जैसे चीज़ें आते रहेंगी, जैसे जैसे डेफिनेशंस आते रहेंगी, मैं आपको समझाता रहूँगा। जब मुझे लगेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ बतानी है, मैं आपको वहीं वो सब चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो देखिए बच्चों अब फाइनली हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की। देखिए बच्चों क्लास 9th में भी हमने एक प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। जो क्लास 9th में जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो एक्सपेरिमेंटल या फिर आपको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी थी, जो कि टोटली बेस्ड होती थी, जहां पर हमारे पास एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स दिए होते थे। बट जो आपको क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़नी है वो पूरी पढ़नी है थ्योरेटिकल या फिर आपको क्लासिकल अप्रोच, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। मान लो कोई भी एक इवेंट है ई, ठीक है। जनरली इवेंट्स को कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट किया जाता है। तो देखिए अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो सबसे पहले देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, P ऑफ E, यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E, जो कि कैसे डिफाइंड है यहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल या फिर आपको क्लासिकल अप्रोच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो होता है वो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, यानी कि वो आउटकम्स जो E को फेवर करते हैं उनकी काउंटिंग्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में, यानी कि उनकी क्या काउंटिंग है, उनके क्या नंबर्स हैं। तो देखिए ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन। आपको जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कुछ ऐसे भी लिखी हुई मिल जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट ए की वो होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए आपको ये जो डेफिनेशन है एग्जाम्पल्स की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम एक काम करते हैं, आपको ये डेफिनेशन समझाने के लिए एनसीईआरटी को कुछ अच्छे 1-2 क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हेड आने की, ये लिखा ना गेटिंग अ हेड। कब, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब एक बार सिक्का उछाला गया तब आपको निकालनी है भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बोला गया आपको ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। आपको टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टेल आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको 2 चीज़ निकालनी है, एक तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक निकालनी है टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले ना आप हमेशा पॉसिबल आउटकम्स देखो क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। देखो भाई एक अगर कॉइन को टॉस किया जाता है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है आने की, रिजल्ट क्या क्या आ सकता है।
या तो हो सकता है हेड आ जाए या फिर हो सकता है कि टेल आ जाए, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो यहां पर लिखो आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने हो गए बच्चों पॉसिबल आउटकम्स के कितने नंबर्स हो गए, देखो कितने हैं ये टोटल आउटकम्स, कितने हो गए पॉसिबल आउटकम्स 1 2, तो ये हो गए 2। तो आपको देखो एक तरीके से ये डिनोमिनेटर मिल गया, ठीक है। अब आपको देखो सबसे पहले गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप देखो एक ये ध्यान रखना कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ये मानो लेट ई को क्या मानो, एक इवेंट मानो, क्योंकि एज पर प्रोबेबिलिटी आपको इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। हमने मान लिया भाई ई एक इवेंट है गेटिंग अ हेड। तो देखो अब आपको एक काम करना है कि हेड आने के फेवरेबल आउटकम्स देखो हेड कहां आ रहा है, सिर्फ यहां आ रहा है, यहां पर तो टेल आ रहा है, ठीक है। तो अब आप लिखो फेवरेबल या फिर लिखो आउटकम्स फेवरेबल टू ई के फेवर में देखो कौन से आउटकम है, सिर्फ और सिर्फ हेड ही है, ठीक है। तो हेड आने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो लिखो यहां पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, सिर्फ एक। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या है, गेटिंग हेड, वो क्या होगी फेवरेबल आउटकम्स किसके, इवेंट ई के एक, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो है 2। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की हो गई 1/2। ऐसे ही देखो अगर कुछ बच्चे इसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, H4 हेड आने की वो हो गई, सीधा लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स। यहां से देखते हैं कितने आउटकम्स है फेवरेबल हेड के, एक है, और डिवाइडेड बाय टोटल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो ये तो पॉसिबल आउटकम्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे। मैं मान लेता हूं F, एक इवेंट मान लेता हूं क्या, गेटिंग अ टेल, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इसमें, टेल आने के फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि वो आउटकम्स जहां पर टेल आ रहा है। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, सिर्फ टेल, क्योंकि एक ही बार तो टेल आ रहा है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब गेटिंग अ टेल, वो क्या हो गई फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो है 2। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों कुछ ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और पिक करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ताकि आपको ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों ये देखो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 8 मिल जाएगा। तो देखिए दोनों को एक एक करते हुए अच्छी तरह से समझते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, भाई एक बार हमने डाई को रोल किया, ठीक है। अब आपको देखो क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो आपको क्वेश्चन के सबसे पहले पार्ट में बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है ना आएगा डाइस को रोल करने के बाद वो 4 से बड़ा होगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, पॉसिबल आउटकम्स लिखने। क्या लिखने हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए जब भी आप एक डाइस को थ्रो करोगे या फिर रोल करोगे तो क्या क्या आने के संभावना है, क्या क्या आ सकता है। या तो हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या फिर 6 आए। तो ये देखो पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब आपको देखो क्या निकालना है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4।
अब आप एक काम करो, इवेंट ई को मान लो कि जो इवेंट ई है वो क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा है ना लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखवा रहा हूं, ग्रेटर देन 4। आगे के क्वेश्चंस क्या करेंगे, फटाफट देखकर ही कर देंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो जो नंबर है ग्रेटर देन 4, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप देखो जो इवेंट ई है ना, इसके फेवर में देखो कौन कौन से आउटकम्स है, यानी कि जो नंबर 4 है इससे बड़े कौन कौन से मेरे पास आउटकम्स पॉसिबल है। देखो 1 2 3 4, ये तो 4 के बराबर तक है ना, 4 से बड़े क्या हो गए 5 और 6। तो आप लिखो यहां पर आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई के फेवर में देखो कौन कौन से आउटकम्स है, ये हैं 5 और 6, 5 और 6। देखो भाई, अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। देखो डिफाइन इसलिए किया जाता है इवेंट ताकि आपको ये सब इसमें ना लिखना पड़े ब्रैकेट में। ठीक है, वो क्या होगा, फेवरेबल जो आउटकम्स है ये कितने हैं 1 2 आउटकम्स इसके फेवर में, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 1/3 आ गई। अब आपको देखो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। वही आप एक काम करो, देखो पॉसिबल आउटकम्स तो है ही आपके पास, एफ मान लो क्या, एक इवेंट क्या, गेटिंग अ नंबर, ये एज इट इज लिख लो, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 तक। ठीक है, ये आप लिख लेना, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखो जो नंबर है 4 से छोटे 4 के बराबर, तो आपके पास देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि वो आउटकम्स जो कि इस इवेंट एफ के फेवर में, यानी कि वो नंबर्स जो 4 या फिर 4 से छोटे हैं। कितने हैं वो नंबर्स, देखो 1 2 3, ये 3 तक तो 4 से छोटे हैं, लेकिन वो इक्वल की भी बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 को भी हम इंक्लूड करेंगे, 1 2 3, इसलिए 4 को भी इंक्लूड करेंगे। देखिए ये आ गए फेवरेबल आउटकम्स किसके, एफ के, और ये हो गए पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ को आपने क्या माना है, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, वो आ गया फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4, इसलिए मैंने लिखा है 4। ठीक है, ये वाला 4 मत समझ लेना, ये इनके फेवरेबल आउटकम्स है ना, जो उनकी काउंटिंग है, उनके नंबर है कि कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, और पॉसिबल आउटकम्स है 6, तो ये क्या आ गया 2/3। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स हैं। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक मार्बल को बॉक्स में से निकाला गया रैंडमली, मतलब यूं ही बगैर देखे ही, ठीक है, तो आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू या फिर रेड। तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो मार्बल निकले वो वाइट कलर का निकले या फिर ब्लू कलर का निकले या फिर रेड कलर का निकले। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो एक बॉक्स है ये, ठीक है, ये एक बॉक्स है जिसमें कि मेरे पास 3 ब्लू बॉल है, 3 ब्लू मार्बल्स है, सॉरी, ठीक है, क्या है ब्लू मार्बल्स। तो देखो मैं ब्लू मार्बल्स को बी से डिनोट कर रहा हूं, ये बी और ये हो गया बी,
ठीक है, और 2 मेरे पास वाइट मार्बल्स है, तो वाइट मार्बल्स को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ, और 4 क्या है, रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स को मैं R से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल जो मार्बल्स है वो कितने हो गए, 3 + 2 + 4, यही तो हो गए ना, ये हो गए 9 मार्बल्स। देखिए अगर मैं कोई भी एक मार्बल निकालूं तो कोई सा भी मार्बल निकल सकता, हो सकता है इन 3 ब्लू मार्बल्स में से कोई निकल जाए, इन 2 वाइट मार्बल्स में से कोई निकल जाए, या फिर इन 4 रेड मार्बल्स में से कोई सा भी निकल जाए। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो 9 मार्बल्स है कोई सा भी निकल सकता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं भाई, ये जो 9 मार्बल्स है इनमें से कोई सा भी एक मार्बल निकल सकता है, तो ये हो गए 9। अब देखिए जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है कि जो भाई मार्बल निकले वो वाइट कलर का निकले। ठीक है, वाइट कलर के देखो कितने मार्बल्स है, 1 2, अगर इन दोनों वाइट मार्बल्स में से कोई सा भी एक निकल जाए तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप बता दोगे कि भाई कितना चांस है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल क्या होगी, अगर इन दोनों मार्बल्स में से कोई सा भी एक मार्बल निकल जाए तो यहां पे देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। अगर इन दोनों में से, दोनों वाइट मार्बल में से कोई एक मार्बल निकल गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2, और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल निकलने की क्या आ गई, 2/9। ऐसे ही अब ब्लू मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल वो क्या होगी, देखिए जो हम मार्बल निकाल रहे हैं वो ब्लू कलर का कब होगा, जब ये जो 3 है ना ब्लू मार्बल्स इसमें से कोई सा भी एक निकल जाए। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम को मैं F से डिनोट कर रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, यानी कि इन तीनों ब्लू मार्बल्स में से अगर कोई सा भी निकल जाए तो मेरा मार्बल क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, जो कि मैं निकाल रहा हूँ इस बॉक्स में से। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 3। और इन जो ये कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि कितने मार्बल्स है जिसमें से एक मार्बल निकलेगा, 9। तो यहाँ पर आंसर हो गया बच्चों 1/3। ऐसे ही अगर मुझे ये बताना है कि भाई रेड मार्बल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 रेड मार्बल्स हैं। अगर इन चारों में से कोई सा भी एक मार्बल निकल जाए तो मेरे पास जो मार्बल आएगा वो होगा रेड कलर का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या है कि भाई इन चारों में से कोई सा भी एक मार्बल निकलना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स हो गए बच्चों यहाँ पर 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 9। तो ये हो जाएगी आपकी रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद आपको आज का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी हम आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस कराएंगे, और अभी तो शुरुआत है, हम एक एक करके आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह का अच्छा कंटेंट पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।